दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के हिंदी के 100 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ऐसा आप सभी मानकर चलिए कि आप सभी परीक्षा में बैठे हुए और आप सभी के पास 100 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें से आपको मात्र 85 प्रश्न का जवाब देना है। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। लास्ट में हमें यह भी बताएंगे कि आप इस वीडियो से कितना प्रश्न को सही कर पाए। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताऊं, अगर आप सभी हमारे चैनल पे विजिट नई बार किए, पहली बार किए, तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, काफ़ी कमाल का कह रहा है, विंध्यांचल शब्द संज्ञा है, क्या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा से भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, यानी आपके हिंदी से 50% क्वेश्चन रहते हैं, वहीं आपके हिंदी व्याकरण से 50% क्वेश्चन रहते हैं। तब जाकर आपके जो एग्जाम होता है एनुअल, इसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है। हिंदी व्याकरण 50% और 50% आपका हिंदी से रहता है, इसलिए हिंदी व्याकरण पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कह रहा है विंध्यांचल शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्यांचल क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संख्या। करेक्ट आंसर एक का बी हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मुंह शब्द लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। यानी मुंह जो शब्द है, यह शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, या उभयलिंग है, या पुल्लिंग है। तो करेक्ट आंसर हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपका बी करेक्ट, सॉरी दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। पुल्लिंग है। क्या है? मुंह क्या है? तो पुल्लिंग। तुमने मुंह धोया, मुंह तुमने मुंह धोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा। आप अगर आप सभी को आंसर मालूम हो तो लाइव चैट खुला है तो लाइव चैट में आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स खुला है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, लेकिन आंसर आप सभी को बताना है ताकि आपको भी पता चले कि हम एग्जाम में बैठे हुए तो हम इस 100 प्रश्न में कितना सही कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का कह रहा है सस्या शब्द है। सस्या शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देश शब्द है, या विदेश शब्द है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सस्या शब्द जो हो जाएगा यह तत्सम शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द है? तो यह तत्सम शब्द है। चौथे नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचली होगा, या चंचला होगा, या चंचली, या चंचलानी। तो चंचल शब्द का अगर स्त्रीलिंग पूछे, देखिए ये चंचल तो पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो चंचला। क्या हो जाएगा? चंचला बताएंगे, न कि चंचली, न तो चंचली, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चंचला। क्या हो जाएगा? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग चंचला हो जाएगा। काफ़ी कमाल का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो लंबा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आप सभी को क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि हम 100 प्रश्न देख रहे हैं। ऐसा हम क्या है, तो समझिए हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और 100 प्रश्न की आंसर देना है मुझे, ठीक है। आइए पांचवें नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? जो संबोधन कारक है इसका विभक्ति चिन्ह, यानी जो संबोध करे किसी के, तो इसके विभक्ति चिन्ह को हम क्या कहते हैं? नी कहते हैं, से, या अरे, या को। तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा अरे। क्या हो जाएगा? संबोधन होता है ये अरे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, छठा नंबर प्रश्न कह रहा है शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? यानी शीला जो लड़की है, ये सावित्री को जी भर कोसा, कोसा का मतलब समझते हैं ना, उसके बारे में कुछ कुछ बोल देना, कुछ भी कह देना, ठीक है। तो किस कारण का उदाहरण है? करण कारक का, संपदान कारण का, अपदान कारक का, या कर्म कारक का। तो शीला ने सावित्री को जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है? तो छठे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक का। क्या हो जाएगा? कर्म कारक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते? शब्द कहलाते, पद कहलाते, लिंग कहलाते, या वचन कहलाते। तो जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो सातवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे, ठीक है। पीरो दिया जाता है ना, उसे हम पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन है। अगर हिंदी व्याकरण में अगर आप सभी को प्रॉब्लम हो तो चिंता मत करेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण की मैं 2-4 क्लास ऐसा ला दूंगा ना, जिस क्लास से आपका हिंदी व्याकरण पूरा
का पूरा अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आप सभी को चिंता नहीं करना है, केवल आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखेंगे। और जो बच्चे हमारे नोट्स नहीं लिए तो प्लीज़ आप सभी है ना हमारे इस नंबर से संपर्क कर कर नोट्स ले लीजिए, क्योंकि नोट्स जब तक लिएगा नहीं तब तक है ना आप बेहतर नंबर नहीं ला सकते। तो इस नंबर को आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले और नोट्स ले लीजिए। मैं क्यों कहता हूँ हमारे नोट्स लेने के लिए, क्योंकि गारंटी दिलाता हूँ बहुत बेहतर नोट्स दूंगा, और ऐसा नोट्स दूंगा जिस नोट्स को पढ़ने से आप केवल एग्जाम में 450 प्लस अधिक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक मतलब आप सभी को मालूम होगा मिठास होगा, नहीं ये भाववाचक है। बिजली होगा जी नहीं, पानी हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक, पानी हो गया या तेल हो गया, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो 8वें नंबर प्रश्न का करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए 9वें नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? 3 है, 4 है, 8 है या 11 है? हिंदी में स्वर नामों की संख्या कितनी है? आप सभी को संज्ञा में पूछता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। नए प्रकार से 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में कितने स्वर नाम है? 3 है, 4 है, 8 है या 11 है? तो 9वें नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 स्वर नाम है। क्या है? 11 स्वर नाम है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कर रहा है, वह कौन है जो वहां सो रहा है? किस स्वर नाम का उदाहरण है? वह कौन है जो वहां सो रहा है? किस का सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक का, या निजवाचक का, या अनिश्चयवाचक का, या प्रश्नवाचक का? तो यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, संबंधवाचक है। वह कौन है, कोई ना कोई होगा, संबंध दर्शा रहा है, जो वहां सो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। करेक्ट आंसर हमारा 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आप देखिए, आपके हिंदी से प्रश्न आ गया। हिंदी से प्रश्न आ गया तो आप सभी आंसर बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो हिंदी की तैयारी तो इतने बेहतर से कर लिए रहते हैं कि पूरा का पूरा आंसर दे देंगे, लेकिन उनका हिंदी व्याकरण ही अच्छा नहीं रहता, इसीलिए हिंदी में नंबर कटता है। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे, या समाज सेवी? जैसे आपके पिता पेशे से क्या होंगे? तो बहुत सारे के पिताजी क्या होंगे? टेलर मास्टर होंगे। बहुत सारे के पिताजी क्या होंगे? किसान होंगे। बहुत सारे का पिता क्या होंगे? तो शिक्षक होंगे। यानी पेशे से वो क्या है, मूल्य रूप से वो क्या करते हैं? चिकित्सक यानी डॉक्टर है, व्यापारी थे, या शिक्षक थे, या समाज सेवी थे। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के पिता के बारे में पूछ रहा है, न कि आपके पिता के बारे में पूछ रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यापारी थे। क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उसने कहा था, शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था, ये क्या है? तो कहानी आप सभी को मालूम है। इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिद्धिकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या नामवर सिंह? तो उसने कहा था कहानी के लेखक पूछे तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। शिख अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ रहने वाला था? लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? कलानौर का, मगेर का, रंजीत बाग का, या मांझे का? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह जो है यह कहाँ के रहने वाला था। देखिए हम सभी जानते हैं कि लहना सिंह भी अपने मामा के घर आए हुए थे, ये तो सबको मालूम है, लेकिन लहना सिंह का मूल निवास के बारे में पूछ रहे हैं। मामा जी के घर के बारे में उन्होंने पूछा, मामा जी के घर के बारे में पूछा तो अमृतसर हो जाता है। जिस प्रकार से सदारनी भी यानी दूसरे के ही घर रहते थे। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर लगाएंगे मांझे। क्या हो जाएगा? मांझे। लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो मांझे के रहने वाले थे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को जाना जाता है, या रामधारी सिद्धिकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जयप्रकाश नारायण को है ना लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सी हो जाएगा। 14 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? मुंडा विद्रोह का, किसान आंदोलन का, 1857 ईस्वी के आंदोलन का, या छात्र आंदोलन का? 1974 में मालूम है जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किस आंदोलन के किया था? तो यहाँ पे है ना करेक्ट आंसर लगाएंगे छात्र आंदोलन का। क्या हो जाएगा? छात्र आंदोलन का। 15 का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यू कहे तो संपूर्ण
पूर्ण क्रांति का यह आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 16 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। दल विहीन यानी दलों को विहीन करना, यानी दल में नहीं रहना। लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत था, किस विचार का है ना जो मुख्य राजनीतिक सिद्धांत यही था। सूर्योदय विचार का, या क्रांतिकारी विचार का, या साम्यवादी विचार का, या अलगाववादी विचार का। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा सूर्योदय विचार का। क्या सूर्योदय वाले यानी ये विचार वाले जो थे ये दल विहीन लोकतंत्र में मुख्य यानी इसके ही राजनीतिक सिद्धांत मानते थे। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखिए बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम 100 प्रश्न देखेंगे और अभी तक तो हम 17 प्रश्न पे ही आए। वीडियो काफी महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिए आप सभी केवल। ठीक है, और आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है तो लाइव चैट खुला है तो लाइव चैट में। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम है था। यानी रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था। जय सिंह नाम था, रवि सिंह नाम था, राणा सिंह नाम था, या फूल सिंह नाम था। तो 17 का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था, तो रवि सिंह नाम था। क्या नाम था, रवि सिंह नाम था। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। देखिए इसमें से केवल एक ही रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर का है, वह कौन है। शिशुपाल वध, जी नहीं। नल दमयंती, जी नहीं। रहस्य कथा, जी नहीं। उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर के रचित है। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 18 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, उर्वशी। ठीक है, आइए 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुरुष। क्या हो जाएगा, पुरुष करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, अजब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है, यानी ऐसा किस चैप्टर में कहा गया, किस अध्याय में कहा गया। अर्धनारीश्वर अध्याय में कहा गया है, या शिक्षा वाले अध्याय में, या सिपाही की माँ, या त्रिक्ष में। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर में कहा गया। क्या है कहा गया, इसी में यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर में ही कहा गया। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, अजब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न पे चर्चा कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों आप सभी हमारे साथ। 21 नंबर प्रश्न देखिए करा है मिलन नसार। देखिए मिल नसार शब्द में प्रत्यय है, मिलन का सार का है या मिल नसार का है, में प्रत्यय कौन हो जाएगा, रॉ हो जाएगा या आधा रॉ हो जाएगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है, या सर हो जाएगा या सार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान से देखेंगे ये प्रत्यय। आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं प्रत्यय और उपसर्ग में बार बार कहता हूँ आप सभी फंसेंगे नहीं। प्रत्यय जो होता है यह बाद में होता है, क्या होता है, बाद में, यानी जो शब्द रहेगा ना इसके अंत में होगा। ठीक है, और जो उपसर्ग होता है शब्द के पहले होगा, यानी शब्द के पहले यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सार। क्या हो जाएगा, मिलन सार शब्द में प्रत्यय कौन हो जाएगा, तो सार हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे पूछता कि मिलन सार शब्द में उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग मिलन हो जाता, सार अलग हट जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न पे क्या कह रहा है, कह रहा है निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन है। निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन है, बताए कि पहले होगा निर होगा या नी होगा, निभ या निर निर्भ। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, निर। क्या हो जाएगा, निर, आधार र लगा हुआ हलंत लगा हुआ है, तो निर्भय शब्द में निर क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में स्वारोनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है। बड़ा सा मकान, कोई आदमी, 4 गज मलमल, या 30 दिन। तो निम्न में स्वारोनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोई आदमी। क्या हो जाएगा, स्वारोनामिक विशेषण कोई आदमी, स्वारोनामिक विशेषण में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए काफी कमाल का ये भी क्वेश्चन कह रहा है वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है। वह घर से बाहर आया
किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। ठीक है, कारक है ना 8 प्रकार के होते हैं, इसको याद कर लेंगे आपसे भी। ठीक है, तो 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा, अपादान कारक है। क्या हो जाएगा? अपादान कारक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, 25 नंबर प्रश्न पे। 25वां प्रश्न देखिए कह रहा है सोना धातु शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है, तद्भव लिंग, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या पुल्लिंग है? तो सोना धातु कौन सा लिंग है? तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी लगाएंगे डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, पुल्लिंग। सोना जो धातु है, ये सोना, ये वो वाला सोना नहीं, इसलिए धातु ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, वो वाला सोना नहीं की बात नहीं किया, जो हम रात में सोते वाले सोना नहीं। सोना जो धातु होता है, यानी जो लड़की लोग पहनती है सबसे ज़्यादा, लड़का तो बहुत कम पहनते हैं गहना वहना। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो अभी हम क्या किए, 25% ही क्लास को देखे, यानी 25 नंबर प्रश्न पे आगे, यानी 25% ही क्लास को देखे, अभी 75% क्लास बाकी है। यूँ कहे तो 75 क्वेश्चन बाकी है। तो आप सभी एग्जाम में बैठे हैं तो घबराएंगे नहीं, ध्यान से वीडियो को केवल देखेंगे। ठीक है, आइए 26 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है तोता शब्द कौन संज्ञा, यानी तोता शब्द में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? तो 26 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाति। तोता के पूरे जाति का बोध किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी के? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याह प्लस ग्रह या सत्य प्लस आग्रह या सत्य प्लस आग्रह या स प्लस त्याग्रह? तो देखिए सत्याग्रह, संधि विच्छेद, सत्याग्रह। थोड़ा सा पढ़िएगा ना, तो पढ़ने से भी हिंदी व्याकरण में बहुत सारे ऐसे चीजें जो आप अपने इस होंठों से आवाज निकाल कर पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण जब भी आप पढ़िए ना, तो कोशिश कीजिए आप होंठों पे उसको याद करने का, यानी इस होंठ जहाँ से आप बोलते हैं, अगर यहाँ से बोलने की कोशिश कीजिएगा, पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि आवाज कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे टूट रहा है शब्द, कहाँ पे जुड़ रहा है, तो हिंदी व्याकरण ऐसे ही आपका मजबूत हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह करेक्ट आंसर सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ का घ का उच्चारण स्थान पूछे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या? सी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर सी होगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का ये क्वेश्चन कर रहा है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या? महोत्सव शब्द का संधि मोह प्लस उत्सव या महाप्लस उत्सव या महोत्सव प्लस व या महाप्लस उत्सव? तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महोत्सव। तो महाप्लस उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये देखिए मुहावरा आ गया आप सभी के लिए। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख मारना मुहावरे का अर्थ तो आप सभी को याद होगा, लेकिन बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत सारे बच्चों को याद होगा। कहेंगे सर आप क्या सवाल कर रहे हैं? तो देखिए बात बनाना मुहावरे का अर्थ बहाना करना या बहस छेड़ना या बोलने से रोकना या विरोध में खड़ा होना। तो 30 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहाना करना। क्या हो जाएगा? बहाना करना करेक्ट आंसर 30 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, बहाना करना। बात बना रहा है इसका मतलब क्या है? वो बहाना कर रहा है। जैसे हम लोग मम्मी के साथ पापा जी के साथ कहते हैं, पापा जी बोलते कि कहाँ गया था बेटा, तो कहते हैं पापा जी ऐसे ही वहाँ गए थे ये दोस्त के साथ, या मम्मी पूछते ऐसे ऐसे, यानी किसी भी तरीके से हम बहाना बनाते रहते। ठीक है, बात बनाते रहते मतलब बहाना बनाते रहते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि घर जाने से पहले ही पूरा का पूरा प्लान कर लेंगे। हम लोग भी बचपन में थे तो पूरा प्लान कर लेते थे कि घर जाएंगे, मम्मी पूछेगी कि कहाँ गई थी या कहाँ गया था, तो लड़की कहाँ गई थी कहेंगे, हम लोगों से पूछे तो सीधे हम पूरा प्लान बना लेते थे और पूरा बता देते थे कि ऐसे ऐसे गए थे, हो गया बात खत्म। ठीक है, मम्मी से बचने के लिए तो करना ही पड़ता है ना, मम्मी पापा से। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ का जन्म कब हुआ था? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था? कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछेगा आपसे। 4 दिसंबर 1911 को, 7 मार्च 1911 को, 8 जुलाई 1912 को या 7 अगस्त 1914 ईस्वी को? तो 31 का प्रश्न करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 मार्च 1911 ईस्वी को सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा। काफी कमाल, ये सारे प्रश्न का आंसर तो आपसे बहुत बता सकते हैं। आपसे गिनेंगे भी कि आप कितना सही कर
पाते, कितना सही कर पाते ये ना गिन पाते हैं ना, तो आप सिर्फ ये गिनिए कि हम कितना गलती कर पाते, अपने आप कितना सही कि यह गिना जाएगा। ठीक है, तो गिनने की कोशिश कीजिए। आइए 32वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 32वां प्रश्न देखिए कह रहा है, जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की? जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आंख की तुलना किससे की? आकाश से, फूल से, दर्पण से या सूर्य से। यानी तुलना करना का मतलब क्या होता है कि हमारा आंख जो है आकाश के जैसा, फूल के जैसा, दर्पण के जैसा या सूर्य के जैसा। तो 32वां प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण से। किससे किया था? तो दर्पण से किया था अपनी आंख की तुलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 33वां क्वेश्चन। 33वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा ऐसा कृति है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का नहीं है? पद्मावत, अखरावत, चित्ररेखा या भक्तमाल। तो 33वां प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भक्तमाल जो है यह जायसी जी का नहीं है। पद्मावत भी हो जाएगा, अखरावत भी हो जाएगा, चित्रलेखा, ये सब सारे क्या हो जाएगा? तो जायसी जी की रचना हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों। 34वां प्रश्न कह रहा है, राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली किसकी रचना? सूरदास की, जायसी की, नाभादास की, तुलसीदास की। तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सूरदास की। क्या हो जाएगा? सूरदास की करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों 35वां प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 35वां प्रश्न देखिए कह रहा है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत गीता की पद्धति पर द्वादश संशोधन में हुई है? प्रश्न काफी कमाल का, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत गीता की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है? राधा रसकेली की, सूरसागर की, सुरा शरावड़ी की या साहित्य लहरी की। तो यहाँ पे 35वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूरसागर की। क्या हो जाएगा? सूरसागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखिए। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास को दीक्षा मतलब होता है शिक्षा उक्षा देने वाले, कह सकते हो आप। ठीक है, तो दीक्षा गुरु कौन थे? नरोत्तम दास, नरेंद्र दास, हरिदास, नवीन दास। तो 36वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो 36 का करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया, नरहरि दास। क्या हो जाएगा? नरहरि दास तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। 31वां क्वेश्चन पे आइए चर्चा करते हैं। 31वां प्रश्न की कह रहा है, सचिनानंद हीरानंद वत्यशान जी का अज्ञे का जन्म कब हुआ? देखिए यह प्रश्न रिपीट आ गया, तो क्या हो जाएगा? 7 मार्च 1911 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 31 वाला ये पेज ही रिपीट है। ठीक है, ये पेज ही रिपीट है आपका, इस पेज को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए 37वां प्रश्न पे चर्चा कीजिए। 37वां प्रश्न, क्योंकि हम 36 तक चर्चा कर लिए थे। देखिए 37वां प्रश्न कह रहा है, 37वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? शिवा बावानी, मसलानामा, लहर या दोहावली। तो यहाँ पे ना कह रहे हैं निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? तो 37वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, दोहावली जो है ये तुलसीदास की रचना है। 38वां क्वेश्चन पे चर्चा कीजिए। 38वां प्रश्न ये कह रहा है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? जो हनुमान बाहुक या रचना है ये कितने छंदों में लिखा गया है? 44 में, 45 में, 46 में या 47 में? तो 38वां प्रश्न है, तो 38वां प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 छंदों में। क्या है? 44 छंदों में। याद रखेंगे, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन। नया साथी जितने भी, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए। और एक बार फिर मैं बोलूँगा, जो बच्चे नोट्स हमारा नहीं प्राप्त किए, आप अगर साइंस से फिर भी हमारा नोट्स प्राप्त कर सकते, आर्ट्स से है फिर भी आप हमारा नोट्स प्राप्त कर सकते, कॉमर्स से फिर भी आप हमारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस नंबर पे 89 20 71 32 54 वाले नंबर पे संपर्क करेंगे। केवल इसी नंबर पे आपको PDF मिलेगा। ठीक है, और किसी भी नंबर पे आपको संपर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस नंबर पे संपर्क करेंगे, आपको मैं विथ डेमो भी दिखा दूंगा कि हम नोट्स कैसा देते। डेमो देख लेंगे उसके बाद ही नोट्स लेंगे। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ। तो आप सभी डेमो देखकर नोट्स ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से नोट्स आप सभी के लिए इस साल के लिए मैं बनाया हूँ। 40वां प्रश्न लिखा गया है, छपै के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? रहीम, जायसी, कबीर या तुलसी। देखिए प्रश्न काफी कमाल का कह रहा है, छपै के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है? रहीम करता है, जायसी करता है, कबीर करता है या तुलसी जी करते हैं? तो 40वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर करेक्ट आंसर, छपै के अनुसार। ठीक है, 41वां प्रश्न देखिए। 41वां प्रश्न कह रहा है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी सूर्य उगा माने सूर्योदय मतलब क्या? सूर्य निकलना। ठीक
ठीक है, सूर्य नहीं करना। और कुहासा मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी रहना, तो कुहासा जानिए यानी ठंडी खत्म हो रहा है, ठीक है। ये यूँ कहे तो ऐसे लगा रहता है ना पूरा, ये क्या कहते हैं उसको, अंधेरा अंधेरा लगा रहता है, बादलों से घिरा रहता है ठंडी में, ठीक है। उसको मैं याद नहीं पड़ रहा, दिमाग से उतर रहा है। तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ठंडी जाता रहा। किस वाक्य का उदाहरण? संयुक्त वाक्य का, सरल वाक्य का, मिश्र वाक्य का, ये इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का। बहुत कमाल। आइए 42 नंबर प्रश्न पे चर्चा कीजिए। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? थोड़ी देर बाद में वापस लौट आए, चाहे जैसे भी हो तुम वापस जाओ, मुझसे यह काम संभव नहीं, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। देखिए प्रश्न कह रहा है शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है कि वाक्य तो ये सभी है, लेकिन शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य भी आप सभी को हिंदी में देखिए इतना इतना चीज को पकड़ना रहता है। हम पर थोड़ी देर बाद में वापस लौट आए, देखिए हमको लग रहा है क्या कि यही सही होगा, क्योंकि हम है ना शुद्ध वाक्य को पहचानना नहीं जाने, ठीक है, लेकिन यह गलत हो जाएगा, ठीक है। चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, हम बोल देते हैं, लेकिन यह शुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह आपका शुद्ध वाक्य। जो काम हमसे नहीं होने वाला वही ना हम बोलेंगे कि मुझसे यह काम संभव नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा जिसको मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं सीधे आप सभी से क्षमा मांग लूंगा कि सॉरी मुझे नहीं आता, मैं अगले क्लास में बता दूंगा या कभी और बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो नहीं आता जबरदस्ती किसी भी चीज़ को नहीं बताना चाहिए। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना तो खुद को कभी भी एक शिक्षक नहीं मानता हूँ, मैं खुद को एक स्टूडेंट मानता हूँ और स्टूडेंट होकर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट रहेंगे, गलती होगा आपसे भी माफ़ करेंगे। और स्टूडेंट यानी हम खुद को ऐसा समझते हैं कि स्टूडेंट मानना भी चाहिए। जैसे ही हम जिस दिन शिक्षक मान लेंगे ना, उस दिन हमारे अंदर घमंड आ जाएगा कि हम तो शिक्षक हो गए। ऐसा नहीं, मेरे अंदर कभी भी ये घमंड वाली बात नहीं आएगा। क्वेश्चन 43 नंबर का है महादेव शब्द का पर्यायवाची है सुधि, कोविद, बुध या शंकर। तो महादेव शब्द का अगर पर्यायवाची पूछे तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का करेक्ट आंसर आप सभी लगाएंगे डी, लगाएंगे शंकर। महादेव शब्द का पर्यायवाची पूछे, पर्यायवाची मतलब एक शब्द के अनेक शब्द, तो क्या हो जाएगा? शंकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम उल्टा, स्वच्छ होगा, दुर्बल होगा, दुष्ट होगा या देह होगा। तो 44 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 का करेक्ट आंसर दूषित, यानी इसका उल्टा पूछे तो स्वच्छ, स्वच्छ का विलोम तो दूषित, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द है, यानी जो नया आया हुआ हो, यानी मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया तो वो नया ही हो गया। आप जिसे नहीं जानते, ठीक है, आपके मम्मी जानते हैं, आपका पापा जानते हैं, आप नहीं जानते। कोई ऐसा होता है, आप सभी के जीवन में भी ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसा मेहमान आए जिसे आप जानते ही नहीं, पहली बार मिले। तो जो नया आया हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? आगंतुक या नवागंतुक या अज्ञ या अतीत। तो देखिए 45 नंबर प्रश्न का है ना, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर 45 नंबर प्रश्न है ना, तो नवागंतुक। क्या हो जाएगा? नवागंतुक हो जाएगा। जो नया आया हो उसके लिए हम नवागंतुक पूर्ण करेंगे। आगंतुक होता है जो आ गया है, ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है घर का न घाट का, मुहावरे घर का न घाट का, ठीक है, ये दुश्मन अनाज का सुने होंगे आप सभी, ये मुहावरे बहुत हो के घर का न घाट का दुश्मन अनाज का है। तो जब भी मम्मी पापा के काम नहीं करोगे ना या कुछ नहीं जीवन में हासिल करोगे तो लोग यही बोलते हैं कि घर का न घाट का दुश्मन अनाज का। ये कोई काम का नहीं रहा। मौका ताकना, जवाब न देना, कहीं का नहीं या क्षमा करना। तो घर का न घाट का, इसका करेक्ट आंसर 46 नंबर का लगाएंगे कहीं का न होना, यानी यह कहीं का नहीं है, ठीक है। तो 46 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शेयर ही नहीं करते, शेयर किया कीजिए। खुद को स्वार्थी कभी भी नहीं बनना, ठीक है। आप स्वार्थी बनेंगे तो यह गलत हो जाएगा। दूसरे को भी हेल्प होना चाहिए, इसलिए क्या है, आप सभी को शेयर करना है वीडियो को। आपका पास जितना भी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्त है दोस्त के पास शेयर कीजिए। 47 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवीन, हलवाइन या हलवानी या हलवाइन। देखिए प्रश्न कह रहा है हलवाई, हलवाई शब्द ये पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन इसका स्त्रीलिंग पूछे तो 47 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हलवाइन। क्या हो जाएगा? हलवाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हलवाइन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का ध्यान बी पे जाता होगा, तो बी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौन सा नाम है? हम ऐसा
क्यों नहीं कर सकती? कौन सा सर्वनाम है? 48 नंबर क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। करेक्ट आंसर हमारा ए यहीं पे निकल जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर। आइए 49 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ कोई आदमी है, वह कैसा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध है, या विशेषण का पदबंध है, या क्रिया का पदबंध है, या संज्ञा का पदबंध है? तो 49 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। काम में लगा, काम कर रहे हो तो विशेषण ना, विशेषता बता रहा है ना, तो विशेषण पदबंध है। ठीक है, आइए 50 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए, करा यथासंभव शब्द कौन सा समास है? यथा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, या द्वंद्व समास? तो 50 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अविभाव समास। अभी हम 50% क्लास को देख लिए। 50% क्लास मतलब 50 क्वेश्चन को देख लिए, और जो बच्चे इस 50 क्वेश्चन में कम से कम अगर वह है ना 40 प्रश्न भी सही किए होंगे, तो मैं ऐसा गारंटी दिला के कह सकता हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कम से कम यानी 85% नंबर है ना हिंदी में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए अभी हमें और भी 50 प्रश्न देखना है, तो आइए ना बिना देरी के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। नया साथी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए। 51 नंबर प्रश्न लेके करा है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया? MA डिग्री होता है। ठीक है, MA डिग्री होता है। ठीक है, तो यह डिग्री जो जगदीश चंद्र माथुर था, यह कौन से विश्वविद्यालय से प्राप्त किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 52 नंबर प्रश्न देखिए, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? ओ मेरे सपने, यह शीर्षक एकांकी है। ठीक है, यह एक प्रकार का चैप्टर भी कह सकते हो है, जो कैसा कहानी न है न कविता है, यह एकांकी है। ठीक है, यह किसकी रचना है? जे कृष्ण मूर्ति की, जगदीश चंद्र माथुर की, मोहन राकेश की, या उदय प्रकाश की? तो 52 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर की। आइए 53 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 53 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान न घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? यानी ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर के किस पे आघात किया? वार क्या कह सकते हो? नीम के तने पे, पीपल के तने पे, विशाल विटप के तने पे, या सागौन के तने पे? तो यहाँ पे है ना 53 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का करेक्ट आंसर सी लगाएंगे, विशाल विटप के तने पर। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 53 नंबर प्रश्न का। आइए हम 54 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है दक्षिण बिहार के गाय जिले में किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया? प्रश्न काफी कमाल का है। प्रश्न कह रहा है दक्षिण बिहार के गया जिले में, दक्षिण बिहार के में कौन सा जिला पता है? गया जिले के किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? ठीक है, चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, यानी गया से। ठीक है, तो ब्राह्मण जाति को, या क्षत्रिय जाति को, या कुम्हार जाति को, या भूइया जाति को? तो 54 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर भूइया जाति को लाया गया था। कौन सा जाति को? भूइया जाति को लाया गया था नील की खेती के लिए। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? 1930 ईस्वी के आसपास, यानी करेक्ट इसका जन्म यानी मृत्यु डेट नहीं है, लेकिन आसपास में कहने को 1930 में ही हुआ होगा, या उसी के आसपास में 1929 में भी हो सकता है, या 1931 में भी हो सकता है। तो 1930 के आसपास में, या 1936 के आसपास में, या 1937 के आसपास में, या 1938 के आसपास में? तो 55 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 55 का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, 1930 ईस्वी के आसपास। क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी के आसपास राजकुमार शुक्ल जी का मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? महू आजमगढ़ में, चंडीगढ़ गली अमृतसर में, अनुपम मध्य प्रदेश में, या लखनऊ उत्तर प्रदेश में? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो 56 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर बहुत कमाल, आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जंडीवाला गली अमृतसर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 57 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। 57 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है
सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? बिस्नी की माँ है, बिस्नी की चाची है, या बिस्नी की पड़ोसन है, या बिस्नी की भाभी है? तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? तो 57 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिस्नी की पड़ोसन। क्या हो जाएगा? बिस्नी की पड़ोसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों 58 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं आप सभी के साथ। 58 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है नाववर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नाववर सिंह पीएचडी, देखिए पीएचडी है ना, जब हम कर लेते हैं पीएचडी, ठीक है, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी जब हम कर लेते हैं, पीएचडी जब हम कर लेते हैं, ठीक है, तो जब हम पीएचडी कर लेते हैं ना, तो हमारे नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है। क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा नाम क्या है? तो मासूम सर। क्या नाम है? मासूम सर, ठीक है। तो अगर हम पीएचडी की उपाधि हासिल कर लेंगे तो क्या लग जाएगा? डॉक्टर मासूम, जो मेरा नाम है मासूम रजा, तो मासूम रजा लगेगा, या आप लोग क्या बोलेंगे? तो डॉक्टर मासूम सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉक्टर मासूम सर। तो ये पीएचडी की उपाधि हासिल करने के बाद डॉक्टर लग जाता है। इसके लिए नीट की एग्ज़ाम या और कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि है ना जो बच्चे यानी जो स्टूडेंट पीएचडी कर लेते हैं वह किसी एक विषय का डॉक्टर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे है ना हिस्ट्री अच्छा लगता है पढ़ने में, अगर हम हिस्ट्री से पीएचडी कर लिए तो हमें ऐसा लोग मानेंगे, सरकार हमें इस नज़र से देखते हैं कि ये हिस्ट्री में क्या है, तो डॉक्टर है, यानी बहुत बेहतर इसके पास हिस्ट्री की जानकारी है, ठीक है। पीएचडी की उपाधि के बारे में चर्चा कर लिए। लेकिन नाववर सिंह के बारे में यहाँ पर पूछ रहा था कि नाववर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? श्रीलाल शुक्ल के राजनीतिक चेतना, या नाटकों में मिथ कई आयाम, या हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ, या पृथ्वीराज रासू की भाषा? तो 58 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का करेक्ट आंसर यानी पृथ्वीराज रासू की भाषा नाववर सिंह के पीएचडी का विषय था, ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है वाद विवाद संवाद क्या है? ये प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। इसे एमवीवीआई कहिए, ठीक है, ये एमवीवीआई क्वेश्चन है। वाद विवाद संवाद क्या? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, नाट्य संग्रह है? तो 59 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का करेक्ट आंसर आप लोग लगाएंगे ए, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। आइए 60 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखिए, 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे विषय कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिस्मिति लगा क्योंकि वह प्रबंध काव्य है, गीत काव्य है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर परिसीमित लगा, सूर सागर जो है रचित है, इसको परिसीमित लगा क्योंकि वह प्रबंध काव्य है, ये गीत काव्य। कौन? तो सूर सागर क्या है? प्रबंध काव्य, गीत काव्य, कहानी संग्रह है, या कविता संग्रह है? तो 60 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो 60 नंबर प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर लेंगे बी, गीत काव्य। क्या है? गीत काव्य। आइए 61 नंबर प्रश्न पे चर्चा करिए। 61 नंबर प्रश्न देखिए, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? यह भी एमए डिग्री है, ठीक है। यह डिग्री गजानन मुक्ति माधव, या माधव मुक्ति बोध कहिए, गजानन माधव मुक्ति बोध किस विश्वविद्यालय से एमए के डिग्री उत्तीर्ण किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, रांची विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से? तो 61 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय से। क्या हो जाएगा? नागपुर विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कयामनी कहिए, कयामनी एक पुण्य विचार किनकी रचना है? कमायनी एक पुण्य विचार, यह एक रचना है, ठीक है। यह किसके द्वारा रचित है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी द्वारा, या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा? तो यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर में प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा, ठीक है। चलिए 63 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 63 नंबर प्रश्न ये कह रहा है राष्ट्रीय त्योहार के दिन अर्चना क्या पहने हुए है? अर्चना जो थी यह राष्ट्रीय त्योहार के दिन, राष्ट्रीय त्योहार कौन सा? देखिए हमारे देश में है ना राष्ट्रीय त्योहार 3 त्योहार है, ठीक है। 2 त्योहार के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन एक त्योहार के बारे में कोई नहीं जानते। मैं बताता हूँ, पहला आपका हो जाएगा क्या? 15 अगस्त। 15 अगस्त ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, ठीक है। दूसरा हमारा 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा जो 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, ये राष्ट्रीय त्योहार। 3 गो जो है ना यह राष्ट्रीय त्योहार है, ठीक है। इस तीनों को याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन अर्चना जो है यह क्या पहनी हुई थी? फटा कुर्ता, फटा
पैजामा, फटी धोती, फटा सुथना, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर में पैसा थी क्या हो जाएगा, फटा सुथना ही हो जाएगा। देखिए कोई कोई प्रश्न है सुथना क्या होता है मुझे भी मालूम नहीं, ठीक है। तो ये जो थे यानी अर्चना यह राष्ट्रीय त्योहार के दिन फटा सुथना पहना हुआ था, ठीक है। चलिए सुथना क्या होता है अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें, ठीक है, ताकि हमें जानकारी अच्छा लगे। देखिए 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। कविता संकलन कौन है जो निम्नलिखित में से विनोद कुमार शुक्ल जी का है। ऑप्शन ए कह रहा है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, उम्मीद का दूसरा नाम, कवि ने कहा, चांद का मुंह टेढ़ा है। देखिए निम्न में कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। कविता संकलन का मतलब होता है ये एक संकलन में बहुत सारे कविता रहता है, ठीक है। तो कविता संकलन कौन है। तो 64 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न के 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक तार लोहे का लंबी लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। देखिए एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यानी एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। आपको यह समझ में नहीं आएगा ये शब्द क्या है, मैं समझाऊं दूंगा तो समझो। पुत्र वियोग, उषा, प्यारे नन्हे बेटे को, या हार जी। देखिए एक ही वो तार है, ठीक है, और हम क्या करते हैं इसी तार को इस प्रकार से बांध देते हैं ना, तो डबल हो गया ना, इस प्रकार से इसको कहा जा रहा है। तो 65 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 का आपसे भी करेक्ट आंसर लगाएंगे, सी लगेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को। क्या हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी कमाल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। यानी यह जो कविता कौन से कविता संकलन से इसको लिया गया है, किसको, तो प्यारे नन्हे बेटे को निकाला गया है कविता संकलन, ठीक है। अष्टयाम से, या शिवा बावनी से, या लहर से, या वह आदमी नया गर्म कोट पहन चला गया। तो 66 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। चलिए आइए 67 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 67 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा अशोक बाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 16 जनवरी 1941 को, 10 जनवरी 1942 को, 14 जनवरी 1943 को, या 15 जनवरी 1944 ईस्वी को। तो अशोक बाजपेयी का जन्म पूछे तो 167 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 167 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक बाजपेयी का जन्म हुआ था बिहार के उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 68 नंबर प्रश्न, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है। फ्रेंच भाषा में, इतावली भाषा में, मैथिली भाषा में, जापानी भाषा में। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, चैप्टर के अनुसार से आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इतावली भाषा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इतावली भाषा में। आइए 69 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 69 नंबर प्रश्न के काफी कमाल का क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। व्यापारी था, नौकरी पेशा था, या स्वाधीनता सेनानी, या वैज्ञानिक। तो हमारे भगत सिंह के संपूर्ण परिवार जो थे यह स्वाधीनता सेनानी थे। अपने लड़ाई के लिए यानी आज़ादी के लिए खूब इनके पूरे परिवार लगे हुए थे, आज़ादी के लिए खूब लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। स्वाधीनता सेनानी इनके पूरे परिवार थे, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, बहुत ही बुरा अपराध है, सही बात है, एकदम बुरा अपराध है। आप सभी कभी भी जीवन में यानी कुछ भी हो जाए आप सभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे, ठीक है। आप सभी कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे, प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनती आप सभी से करूंगा। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए यानी अगर मैं कहता हूँ ऐसा ना कि कुछ भी हो जाए, ऐसा लगे कि अब मेरा जीना भी कोई गवारा नहीं, कि मैं मर भी जाऊंगा तो किसी को कुछ नहीं होगा या मुझे भी कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा भी यानी वक्त आ जाए, फिर भी आप सभी प्लीज कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह करना बहुत बड़ा पाप का काम है, ठीक है। यह पूर्णतः कायरता का कारण नहीं, यानी जो कायर जो होते वही यह काम करते हैं। तो आप सभी तो कायर नहीं है, आप सभी मेरे शेर और शेरनी है, बहादुर है। तो कभी भी बहादुर आत्महत्या नहीं करते हैं और शेरनी कभी भी आत्महत्या नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह का अशोक बाजपेयी का द्वारा कहा गया है, या रघुवीर सहाय द्वारा कहा गया है, या भगत सिंह द्वारा कहा गया है। तो 70 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 70 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। भगत सिंह द्वारा कहा गया कि आत्महत्या जो है यह बहुत ही घृणित अपराध, बहुत ही बुरा अपराध, बहुत ही गंदा अपराध है, ठीक है। पूर्णतः कायरता का कारण होता है,
कार्य होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपसे भी डी लगाएंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब 30 प्रश्न बचा हुआ है इस वीडियो का, तो आपसे भी ध्यान से केवल क्लास को देखिए, ठीक है। और आप सभी को लास्ट में बताना भी कि आप कितना सही कर पाते हैं 100 में, ठीक है। आप सभी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर मैंने 100 में इतना प्रश्न सही किया, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जब बच्चे को पढ़ाता हूँ इससे बहुत बच्चे को फायदा होता है। 71 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है विमल बुद्धि हो तासु की, जो यह गुण श्रेणीन धैर्य, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से। देखिएगा ये पंक्ति दिया गया कि विमल बुद्धि हो तासु की, जो यन गुण श्रवणी धरो, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया, करबक से, कविता से, या पद से, या छपाय से। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, छपाय से। क्या हो जाएगा, छपाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 72 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 72 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि शिव पूजन शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, 105, 104, 102 या 103। तो यहाँ पे 172 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट, सॉरी 72 नंबर प्रश्न है, तो 72 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 105 का, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन पे आइए चर्चा करते हैं। 73 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि चितामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण में कौन थे, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में। तो यहाँ पे सीतामणि त्रिपाठी और मथुराम भूषण में कौन थे, तो 73 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भाई के रूप में। क्या हो जाएगा, भाई के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा तितली उपन्यास किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की, विनोद कुमार शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, अशोक वाजपेयी की। तो 74 नंबर प्रश्न है तितली उपन्यास किसकी रचना है, तो 74 का आपका करेक्ट आंसर लगाएंगे, सी लगाना है, जयशंकर प्रसाद का। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था। ज्येष्ठ भ्राता मतलब यू कोई देवल का नाम क्या था, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता मतलब सॉरी भाई होगा शायद, शिव शंकर प्रसाद, विजय शंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद या शंभू प्रसाद। तो शंभू रतन। तो यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शंभू रतन। क्या हो जाएगा, शंभू रतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों 76 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 76 नंबर प्रश्न के कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, और महादेवी वर्मा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कौन ऐसा स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में करा है क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, ऑप्शन बी में करा है संत जेवियर्स स्कूल पटना, ऑप्शन सी में करा है जीन पॉल स्कूल आरा, ऑप्शन डी में करा है बुनियादी विद्यालय मोतिहारी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान देखिए यह भी एक कवि थे, महादेवी वर्मा भी कवि थे, ठीक है, लेकिन यह दोनों कवि किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों 77 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखिए काफी टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी का नशा, ठीक है, गुलामी का नशा नामक नाटक है, यह क्या है, तो एक प्रकार का नाटक है। देखिए नाटक का भी नाम होता है, आप सभी भी नाटक किया कीजिए, नाटक का प्रोग्राम रखिए। यार हमारे भारत का है ना पूरा का पूरा संस्कृति गायब हो रहा है और हम अंग्रेजों के संस्कृति पे जीना स्टार्ट कर दिए। क्या भारत था, हम लोग कहाँ चले गए। नहीं, अगर संस्कृति को बचाना है तो ये नाटक वाले कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम। अब हम देखिए ना नाटक के जगह पर हम क्या करते हैं पता है, ऑर्केस्ट्रा लाते, लड़की को नचवाते। इतना गंदा हमारा समाज होता चला जा रहा है, क्या बताए आप सभी को। तो गुलामी का नशा पूछ रहा है कि नामक नाटक के लेखक कौन है, ठाकुर दयाल सिंह, या ठाकुर लक्ष्मण सिंह, या ठाकुर रघुवंश सिंह, या ठाकुर जीतन सिंह। तो यहाँ पे 177 नंबर प्रश्न का आपका सॉरी 77 नंबर प्रश्न, 177 ही बार बार 100 बुलाता रहता है, आई रियली सॉरी इसके लिए। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर मेरे पे साथियों क्या हो जाएगा, तो 77 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह का। क्या हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह का। चलिए 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ। देखिए माँ क्या हो यार, माँ की तो ममता ही प्यारी है, क्या बात में। माँ छोड़ काम ही क्या है, पूरे जीवन में अपना बिता दे अपना, अगर सांस मांग ले बेटे कि मम्मी मुझे तेरा सांस चाहिए तब मैं जिंदा रह सकता हूँ, तो एक माँ ही है ऐसा जो है ना वो अपना सांस को भी दे देंगे तुम्हें, कहेंगे तू ही जिंदा रह, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाता हूँ। इसके अलावा दुनिया के कोई ऐसा लड़का लड़की भाई कोई भी नहीं है जो आपको अपना सांस तक देने को तैयार हो जाए, एक माँ के सिवा, ठीक है। इसलिए माँ से बहुत प्यार कीजिए यार, माँ की ममता बहुत प्यारी होती है और माँ
कि सीना चौड़ा करने के लिए आप सभी को खूब मेहनत से पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत से पढ़ाई करेंगे अच्छा नंबर आएगा, आपके माँ मम्मी पापा का सीना एकदम से चौड़ा होगा, नाम चलेगा कि फलनामा का बेटी बहुत अच्छा नंबर लगा, फलनामा का बेटा बहुत अच्छा नंबर लाया। यानी जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे नाम चलना चाहिए। कम से कम अगर इतना भी नहीं कर पाते तो अपने गांव स्तर पे नाम चलना चाहिए, गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लिया। कम से कम गांव स्तर पे तो नाम ला सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इतना कर सकते। तो छोड़ काम दौड़ कर आई माँ, कहकर किस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? उषा कविता की यह पंक्ति है, या हार जीत की, या पुत्र वियोग की, या गांव का घर? तो ये 78 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, पुत्र वियोग का। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग का। 79 नंबर प्रश्न देखिए, 79 नंबर प्रश्न कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है? सतह से उठता आदमी, लोग भूल गए हैं, खेलेगा तो दिखेंगे, और टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से पूछ रहा है कौन है, तो कोई एक होगा जो शमशेर बहादुर सिंह की रचना होगा। तो 79 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टूटी हुई बिखरी हुई। क्या है? टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर बहादुर सिंह का ये रचना है। 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। आइए 81 नंबर प्रश्न पे चर्चा कीजिए। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, गांव का घर शीर्षक कविता की रचनाकार कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता है, गांव का घर क्या है? तो कविता है। इसके रचनाकार कौन है? ज्ञानेंद्रपति, भगत सिंह, शरद विल्लोरे, या उदय प्रकाश? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान दिया गया था, यह किसे प्राप्त किया हुआ था? बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को? तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1995 में परिवेश सम्मान दिया गया था। आप सभी से यह प्रश्न कई तरीकों से पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार 1995 ईस्वी में दिया गया था? तो परिवेश सम्मान दिया गया था। और भी बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछा, परिवेश सम्मान किसे दिया गया, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब दिया गया? 1995 ईस्वी में। 3-4 प्रकार से यहीं से केवल पूछ सकता है। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? जूठन शीर्षक पाठ में कौन ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने झाड़ू को छीना और दूर फेंक दिया? लेखक के पिताजी, लेखक ने, लेखक के भाई ने, या लेखक के माँ ने? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर पूछे तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने। क्या है? लेखक के पिताजी ने। 84 नंबर प्रश्न पे आइए। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासो की कविता की कितनी मुक्तक प्रकाशित हुई? 3, 1, 2 या 4? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों पूछे तो आप सभी लगाएंगे एक। क्या होगा? एक होगा, सॉरी एक होगा, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार वाले कपड़े, काले कपड़े, काले चमड़े के बटुओं में क्या है? रस्सी का टुकड़ा इस शीर्षक पाठ के अनुसार, यानी इस चैप्टर के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? 200 फ्रैंक और कागजात है, या 400 फ्रैंक और कागजात है, या 600 फ्रैंक और कागजात है, या 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है? तो 85 का करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो डी ही हो जाएगा, 500 फ्रैंक है और व्यापारिक संबंधित कागजात है। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? तो कारमेन जो है 2, 4, 3 या 6 बच्चों को पहले खो चुकी थी। तो 86 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, 86 नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हम सॉरी ए हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे हम। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न का ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज बोलिए, बोलिए, मुंह से बोलिए तो, लोलवार निकालिए तो और बोलिए तो पता चलेगा। ठीक है, तो 87 नंबर प्रश्न का आपका
आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत जल्दी मैं आप सभी को है ना फेस पढ़ाऊंगा। फेस जब पढ़ाऊंगा ना तो यार इतना मजा करूंगा ना, आप सभी कहेंगे क्या सर आप कितना हंसा हंसा कर पढ़ाते हैं। मैं जब ऑफलाइन में, सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना तो बच्चे मुझसे इसीलिए मैं प्यार करते हैं, क्योंकि इतना हंसा हंसा कर उसको पढ़ाऊंगा ना कि वो पूरे क्लास में लोट पोट जाते हैं और हंसते हंसते सब कुछ सीख कर चले जाते हैं। लेकिन मजबूरी है ऑनलाइन में फेस पढ़ाना, ठीक है। कोई नहीं, पढ़ाएंगे आप सभी को, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी कुछ बड़ा हो जाए तो और बेहतर होगा पढ़ाने में, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न का ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो 87 का आप सभी बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तालु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यह सारा क्या हो जाएगा, अंत अष्ट व्यंजन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, उसमें व्यंजन हो जाएगा क्या, तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर क्या, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 88 का करेक्ट स्पर्श व्यंजन क्या हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे, तो सी लगाएंगे, स्पर्श व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत कमाल। आइए 89 नंबर क्वेश्चन पे। 89 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। नीर प्लस रोग, या निरो प्लस ग, या निर प्लस रोग, या निह प्लस रोग। तो निरोग में है ना 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी ही हो जाएगा। हाँ एकदम करेक्ट आंसर, निह प्लस रोग, निरोग करेक्ट आंसर हमारा 89 का डी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पे आइए चर्चा करते हैं। इसके बाद मात्र 10 प्रश्न बचा हुआ है, आप सभी को ध्यान से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। और जैसे ही क्लास खत्म होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सही कर पाए आप सभी। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तत्कालिक, तत्व, शशि या हिंदू। तो 90 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, तत्कालिक, ठीक है। आइए 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 91 नंबर प्रश्न कह रहा है, 20 किलो चावल कौन विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबाधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या सर्वनामिक विशेषण। तो 91 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है, राम सोता है कौन क्रिया है, सकर्मक की क्रिया, अकर्मक की क्रिया, दिव्यकर्मक की क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। राम सोता है या कौन सा क्रिया है, तो 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है तो क्या हो जाएगा, अभी न पढ़ी है यानी वर्तमान में ही पढ़ी, तो वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्न में अव्यय कौन है, मौसम, बल्कि, व, या आप। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बल्कि। अव्यय कौन है, तो बल्कि, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न में उपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, उपस्थिति शब्द में फिर उपसर्ग आपसे से पूछ रहा है, तो 95 का करेक्ट आंसर उप क्या हो जाएगा, उपस्थिति करेक्ट आंसर हमारा सी। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शक्ति शब्द में प्रत्यय, शक्ति, शक्ति, तो प्रत्यय लास्ट में होता है, आप सभी को मालूम है। तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का शक्ति, तो क्या हो जाएगा, शक्ति, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अज्ञेय शब्द का विशेषण क्या होगा। अज्ञेय शब्द का विशेषण अजीत, अधिकारी, अजागर, या आज्ञा। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजीत। क्या हो जाएगा, अज्ञेय शब्द का अगर विशेषण पूछे तो अजीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो पदों का योग किसमें होता है, वर्ण में, समास में, संधि में, या अवयव में। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समास में। दो पदों का योग जोड़ने से कोई शब्द बनता है, आप सभी को मालूम है, तो क्या हो जाएगा, समास में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर प्रश्न। 99 का झटका किसी भी बच्चे का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 99 का झटका किसी भी बच्चे का नहीं लगना चाहिए। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, नहीं तो आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, ठीक है। 3 बार मैट्रिक में फेल होंगे और एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो बन गए तो आप सब ये नहीं सोचेंगे कि हम फेल हो जाएंगे तो बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, दिग्गु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, या अभिभाव समास। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आइए 100 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आप सभी के लिए। प्रश्न कह रहा है, अग्नि का तद्भव रूप क्या है। अग्नि गरम, या अग्नि, या आग। तद्भव रूप पूछे तो 100 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आग, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के 100 MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास देखा। यह क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। नए साथी है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो छात्र हमसे नोट्स लेना चाहते हैं आर्ट्स के
के सभी विषय का तथा साइंस के तथा कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट के सभी विषय का नोट्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम पैसों में मैं आप सभी को नोट्स दे दूंगा। 89 20 71 32 54 पे मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यह बोल देंगे कि सर हम यूट्यूब से आए हैं तो आपको है ना काफ़ी कम पैसा में यह नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे हमारे नोट्स का दाम है 251 रुपये। ठीक है, और इसमें आपको कम पैसा में मिल जाएगा। अगर आप इतना बोल देंगे कि सर हम यूट्यूब के वीडियो देखकर आपके नोट्स लेने आया हूँ तो बहुत कम पैसा लग जाएगा। बाकी इस वीडियो को आप सभी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। कितना सही कि आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर ही जाएंगे। थैंक यू।